So hello everyone, this is शिवांशु कुशवाहा and most welcome to your own channel मृत्युंजय एकेडमी। तो आज बच्चों हम लोग एक खूबसूरत से चैप्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है फिजिक्स। आज से हम अपन फिजिक्स की कहानी को शुरू करते हैं क्लास 12 की। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये समझ लेते हैं कि जो पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स ये क्या है। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा पहला चैप्टर है वो यहीं से लिंक होकर के आएगा। ठीक, चलो देखो कि फिजिक्स क्या होती है। फोन ही ना लिए रहो आप, ठीक है, तुरंत कॉपी पेन लेकर के आओ, तुरंत लग जाओ, ठीक, वरना ऐसे कहानी समझने से कोई खास फायदा नहीं है। चलो फिजिक्स देखो, फिजिक्स क्या कहती है। फिजिक्स कहती है कि आपने नेचर को एज्यूम करो। किसको देखना आपको? आपके जो सराउंडिंग मतलब आप जहां बैठे हो इसके आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है उनको बस पहले तुम एज्यूम करना शुरू करो, उनको देखना शुरू करो, और उनको देखने के बाद उनसे जब क्वेश्चन पूछोगे कि ये चीज क्यों हो रही, तो उनका जो कारण है वो कौन बताएगी? फिजिक्स बताएगी। यानी कि नेचर में होने वाले जितने भी फंडे हैं उन सबका फंडा कौन क्लियर करेगा? फिजिक्स क्लियर करेगा। अच्छा, अब क्या करना है देखो, अब अपने नेचर को देखो, देखना एज्यूम करो, देखना शुरू करो, इधर उधर देखना शुरू करो, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे आजू बाजू सबको देखना शुरू कर दो। एक तरफ से देखो, चलो देखो, पहले देखो तो एक दो चीजों को सोचना शुरू करो, क्या क्या देख पा रहे हो, देख डालो सब कुछ। देखा, कुछ चीजें तुमको देखने मिलेंगी, जैसे कि पंखा चल रहा है ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जब तुम्हारा फैन चल रहा है तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो ये चल कहां रहा है, कहां, इसी को देखना। जब मैं बोलूंगा कहां तो तुम बोलोगे प्रकृति में, है कि नहीं? पंखा कहां चल रहा है? नेचर में, प्रकृति में चल रहा है। अब जब मैं पूछता क्यों चल रहा है या कैसे चल पा रहा है, जब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा पंखा कैसे चल रहा है तो वहां तुम्हारी बत्ती हो गई गुल। क्यों? क्योंकि जो कैसे वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्यों चल रहा है वो, तो क्यों का जो कारण है वो कौन तुमको समझाएगा? फिजिक्स समझाएगी कि वो पंखा कैसे घूम पा रहा है। समझे? और चीजों को देखो, जैसे कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान समझो। जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है और तुमने इतनी वॉल्यूम नहीं बढ़ाई हुई है कि ये आवाज दूसरे कमरे तक की जा सके। अब इसका रीजन क्या है? पहली चीज, पहले देखो ये हुआ कहां? तुम्हारे नेचर में हुआ, तुम्हारी प्रकृति में हुआ। अब तुम्हारे प्रकृति में हुआ और आवाज वहां तक नहीं जा रही। अब तुम पूछो क्यों, क्यों नहीं जा रही है? तो जैसे तुमने पूछा क्यों नहीं जा रही, तो उसका रीजन तुमको कौन देगा? फिजिक्स देखेगी, मतलब फिजिक्स देगी। अब जितना भी क्वेश्चन है, मान लो तुम कहीं बैठे हुए हो और वहां की तुमने लाइट जला रखी है, मेरी बात को ध्यान समझना। अगर तुम लाइट बंद कर दोगे तुमको सारी चीजें दिखना बंद। कमरे में अगर तुमने लाइट बंद की तो सारी चीजें दिखना बंद, और लाइट जैसे शुरू की तुमको सारी चीजें दिखना शुरू हो गई। अब इसका रीजन कौन देगा? फिजिक्स देगा। और हुआ कहां? तुम्हारे नेचर में। अब कुछ तुमको खास करना नहीं है, बस तुम नेचर को देखो, और नेचर को देखो, उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करो, और तुमको अगर आंसर चाहिए तो भैया यहाँ चले आओ, ये तुमको हर एक नेचर में होने वाले फंडे का आंसर दे देगी। यानी कि फिजिक्स अगर समझना है तो किसको देखना होगा? नेचर को देखना होगा। किसको देखना होगा? नेचर को देखना होगा, यानी कि प्रकृति को देखना होगा, है कि नहीं? चलो अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखो, अब है क्या कि फिजिक्स का नाम कैसे पड़ा? अगर मैं तुमको ये बताऊं तो ये जरा समझ लो। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप 11 से पढ़ के आ रहे हो, अगर कोई भी चीज होती तुम देखते तो इसका नाम ग्रीक से लिया गया, इसका ग्रीक भाषा से लिया गया, तो है क्या मीनिंग? ग्रीक क्या है? ग्रीक एक लैंग्वेज है। ग्रीक क्या? एक लैंग्वेज है। जैसे कि तुम्हारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? तुम हिंदी प्रयोग करते हो या इंग्लिश की भाषा को प्रयोग करते हो? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही इजिप्ट देश में, जिसको यूनान बोलते हैं, ठीक है, इजिप्ट में तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? ग्रीक लैंग्वेज यूज की जाती है। तो ग्रीक लैंग्वेज में, यानी कि ग्रीक की भाषा में, फ्यूसिस को प्रकृति कहा जाता है। यानी कि जब तुम बोलते हो तो प्रकृति बोलते हो, लेकिन ग्रीक वाले क्या बोलते हो? फ्यूसिस बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? प्रकृति को ग्रीक में, नेचर को, किसको? नेचर को ग्रीक में क्या कहते हैं? फ्यूसिस कहते हैं। और इसी फ्यूसिस को बहुत तरीके से बदला गया, फिजिक किया गया, या अलग अलग बुक अपना अलग अलग रेफरेंस देती है, ठीक है, फिजिक बोला गया, या फिर इसी को धीरे से कन्वर्ट करके क्या नाम रख दिया गया? फिजिक्स, जो अभी तक की है। ठीक, अच्छा, यानी कि जो तुम्हारी फिजिक्स आई है वो कहां से आ करके आई है? नेचर से आई। अब देखो, ये कहानी तुमको समझ में आई? फिजिक्स कहां से आया है? फ्यूसिस वर्ड से, उसको और कन्वर्ट किया फिजिक्स, फिर और कन्वर्ट किया गया, फिर आखिर में क्या रख दिया गया? फिजिक्स। तो फिजिक्स समझना है तो किसको समझना होगा? नेचर, यानी कि प्रकृति को समझना होगा। ठीक है, अब तुम प्रकृति को थोड़ा एक बार और देखो। अभी तुमने सारी चीजों को सोचा, अब एक काम करना है, जितनी भी चीजें तुमने देखी है ना, उन सभी चीजों को यार मैं एक शब्द में लाना चाहता हूं, एक वर्ड में लाना चाहता हूं। कैसे? क्या मीनिंग है इसका? आप देखो, बहुत सी चीजें आपके पास कॉपी है, पेन है, फोन में देख रहे हो, आपके पास हो सकता है ईयरफोन है, पंखा चल रहा है,
कमरा है, ठीक है, तुम हो, ये मैं हूं, मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मार्कर है। अगर इन सारी चीजों को किसी एक शब्द में लाना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? और ये सारी चीजें कहां है, किसके अंदर है? प्रकृति में है ना। चलो भाई बहुत अच्छी बात। इन सभी को अगर एक शब्द में लाया जाए तो इनको आप बोलते हो मैटर। क्या बोलते हो? मैटर, यानी कि पदार्थ। पदार्थ आप कहते हो। अच्छा भाई, मैटर के बारे में चर्चा करने की कोई खास जरूरत है नहीं, बचपन से तो पढ़ते ही चले जा रहे हो। मैटर क्या होता है? वही अपना सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, बाकी और भी खोजे जा चुके हैं, प्लाज्मा, ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, फिर वो बात की बात है अपनी। चलो, मेन जो है वो अपनी 3 से कहानी बनेगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब क्या? ठोस, लिक्विड द्रव, गैस मतलब गैस ही होती है। ये तो चीज आप जानते हो, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब जब बात को ध्यान सुनो कि ये सारी चीजें मतलब जो कुछ भी तुम्हारे पृथ्वी पर है या पृथ्वी से बाहर है, क्या वो सब कुछ मैटर ही है? सही बात है भाई, हर चीज तुम्हारी क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, यही तो है सब कुछ। क्या कुछ और है? अगर कुछ और नहीं है तो फिर सिर्फ यही है। जरा प्रकृति को एक बार और ध्यान से देखो, क्या कुछ इसमें कुछ और भी है? जब तुमने ध्यान से देखा तो पता चला हाँ यार एक चीज और है। वो क्या है? जब सन से लाइट चल करके आती है, जिसको आप बोलते हैं प्रकाश, ये जो प्रकाश है जो आ रहा है, जिसकी वजह से तुमको ये मार्कर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सनलाइट चल करके आई और इस पे टकराई, फिर तुम्हारी आंखों में जाती है, ठीक है, ये तुमको व्हाइट कलर का मार्कर दिखा, समझे? अब ये जो सनलाइट आ रही है, यहां से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये क्या है? समझना बात को, जो सूर्य की किरणें हैं ये क्या है? तो ये तो मैटर नहीं है भाई, ये कुछ और है। ये क्या है? तो इनको नाम दिया गया है विकिरण। इसको हम लोग क्या जानते हैं? विकिरण के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। अच्छा भाई, अब देखो, अब क्या है, प्रकृति में 2 ही चीजें आ गई, एक तो मैटर और एक रेडिएशन। अरे अब तो बड़ा सिंपल, फिजिक्स में कुछ है ही नहीं भाई, मैटर को समझ डाला, फिर रेडिएशन को समझ डाला, फिजिक्स समझ में आ गई। अच्छा, अब तुम ध्यान से, तुमको मैं एक चीज बताता हूँ। आप फिजिक्स में 2 बुकें पढ़ते हो, एक एनसीईआरटी फर्स्ट पढ़ते हो, एक एनसीईआरटी सेकंड पढ़ते हो, है कि नहीं? अब मेरी बात को सुनो, एनसीईआरटी को इतनी खूबसूरत ढंग से बनाया गया है कि एनसीईआरटी फर्स्ट तुम्हारी मैटर है। जो एनसीईआरटी फर्स्ट पढ़ते हो उसमें सब पूरा मैटर के बारे में चर्चा की गई है, और जो एनसीईआरटी सेकंड है वो तुम्हारे रेडिएशन के बारे में चर्चा की गई है। एनसीईआरटी सेकंड पूरा रेडिएशन है, एनसीईआरटी फर्स्ट तुम्हारी पूरी मैटर है। अब 12th की एनसीईआरटी फर्स्ट में तुमको मैटर तो पहले चलेगी, जब एनसीईआरटी सेकंड स्टार्ट होगी तो तुम्हारा विकिरण चालू हो जाएगा, यानी कि रेडिएशन शुरू हो जाएगा। एनसीईआरटी सेकंड में एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, बस उसमें रेडिएशन का ज्यादा खेल नहीं है, ठीक है, बाकी तुम्हारी एनसीईआरटी सेकंड रेडिएशन ही है। कहानी समझ में आ गई? यानी कि फिजिक्स को 2 रूम में तोड़ा गया, एक एनसीईआरटी फर्स्ट, एक एनसीईआरटी सेकंड, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात, अब समझो। अब हम थोड़ा मैटर के बारे में चर्चा करते हैं। मैटर क्या है? ठीक है, ये क्या है? मैटर है। ये मेरा पाम यानी कि हथेली, हाथ, ये भी क्या है? मैटर है। इसको मैंने यहां रखा और इस मैटर को यहां पर रखा, रखने के बाद देखो कुछ महसूस हुआ मुझे, कुछ है, कुछ तो है, क्या है भी पता नहीं चला, ठीक है। इसको यहां रखते हैं। एक मैं छोटी सी ईंट उठाता हूं, ये क्या है? ये पत्थर है, ठीक है, ये ईंट है तुम्हारी, हाफ ब्रिक, इसको मैंने यहां पे रखा, समझे बात को, इसको यहां पे रखा। अब ये कुछ अलग महसूस करा रहा है। जब मैं पहले मार्कर को रख रहा था तो कुछ अलग कहानी थी, लेकिन जब मैंने इस ईंट को यहां पे रखा आकर के तो कुछ अलग कहानी बनी। यानी कि हर मैटर के अंदर एक अलग खूबी होती है। क्या? कि एक मैटर, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ पे कुछ लगा रहा है। ये क्या चीज है? ये तो हम लोगों ने 11th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया भाई, पूरा 11th अच्छी तरीके से पढ़ा इसी पे। ये क्या था? ये था फोर्स। ये इस पे कुछ लगाता है जिसकी वजह से मेरा हाथ थोड़ा सा नीचे जाता है। ये चीज क्या है? ये फोर्स है, यानी कि बल है। अच्छा, तो भाई एक तो बात क्लियर हो गई, मैटर के पास एक खूबी होती है, वो क्या है? बल लगाने की, फोर्स को अप्लाई करने की, ठीक है। अब ये फोर्स 2 टाइप से यूज होगा, ठीक है। किस टाइप से? 2 टाइप से। देखो वो 2 टाइप क्या है? एक तो ये तुम्हारा फोर्स है माइक्रोस्कोपिक, और एक है तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक फोर्स, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब होता है बड़ा, माइक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। जो फोर्स तुम्हारा बहुत छोटी सी जगह पे लगी, बहुत छोटे से, बहुत सी छोटी का मतलब क्या? जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए, ठीक है। तुमको कोई भी चीज अगर छोटी छोटी नहीं समझ में आ गई तो पूछ जरूर लेना आराम से, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स हो गया, न्यूक्लियर का मतलब समझ पा रहे हो ना? बहुत छोटी जगह, बहुत छोटी सी। आप 11th में पढ़ के आए होंगे कि जैसे मान लो एक पानी की बूंद है, ये क्या है? पदार्थ है, यानी कि मैटर है,
ठीक है, इसको और खोलोगे तो क्या चला आएगा, तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी कि अणु आ जाएंगे। ठीक है, इसको और खोल के देखोगे भाई, इसमें छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये भाई 11th में आप पढ़े हुए, इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या है, आपके एटम्स हैं, यानी कि परमाणु हैं। फिर ऐसे आप और खोल करके देखोगे तो एक नाभिक मिलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने देखी है। अब यहाँ पे जो इन पे जो फोर्स लग रहे होते हैं, वही सारे फोर्स कैसे हैं, न्यूक्लियर फोर्स है। अब समझो ये पानी की छोटी सी बूंद जिसके अंदर आप चलते जा रहे, जब यहां पहुंचे जाकर के यहां जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो छोटी जगह लगे और माइक्रोस्कोपिक जो बड़ी जगह लगे, जो बड़ा फोर्स को महसूस कराता हो, वो क्या है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं एक फोर्स जो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, वो है गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का फोर्स आपने पढ़ा, 11 में पढ़ के आए, ग्रेविटेशन पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए। ठीक, पढ़ा है, अब भूल गए कोई मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं, पढ़ लिया है बस, इतना बहुत है। समझते तो हो ग्रेविटी कहां लगती है। देखो ये है, इसको पकड़ा छोड़ दिया, नीचे गिरा किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। मतलब इफेक्ट क्या है, ग्रेविटी है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशन बोलते हैं इस इफेक्ट को। ठीक है, ये चीज तो आपने पढ़ रखी है। अच्छा, अब जो ग्रेविटी है ना, ये कितनी बड़ी जगह लग रही है, कितनी बड़ी से बड़ी जगहों पे लग रहा है। इस चीज को जरा फील करके देखो भाई, समझो ये तुम्हारा सन है और ये तुम्हारी क्या है, अर्थ है। अर्थ इसके क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है भाई। अर्थ इसको क्या कर रही है, घूम रही है इसके आजू बाजू। अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ मतलब क्या, पृथ्वी। देखो भाई, समझ रहे हो ना, पृथ्वी बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी पृथ्वी को पृथ्वी भागना चाहे तो भाग जाए भाई। सन के वो चक्कर लगाती रहती है। अगर ये पृथ्वी और ये तुम्हारा सन है, तो इसके वो क्या करती है, चक्कर लगाती रहती रहे। अरे पृथ्वी चाहे तो भाग जाए, क्यों नहीं भाग के जाती है, वो रुकी रहती है। क्यों रुकी रहती है, क्योंकि जो सन है, सन इस पृथ्वी को खींच के रखता है। कह रहे तुम भागो कैसे, हम तुमको पकड़ रहेंगे। जो खींच के रखे हुए, यानी कि क्या बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तुम भागोगे कैसे, हम तुमको पकड़ रहेंगे। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। और देख समझ कहां लग रहा है, इतनी बड़ी जगह पे लग रहा है, तभी ये क्या, माइक्रोस्कोपिक फोर्स है, बड़ी जगह पे लग रहा है। अच्छा, जैसे कि ये देख लो, ये है, ये भी क्या करता है, जैसे नीचे गिरता है तो ये ऊपर नहीं जाता है। बहुत आराम से मेरी बात को समझो, जो मैं तुमको फंडा समझाने वाला हूं। ये नीचे गिर रहा है, ठीक, ऊपर नहीं जा पा रहा है, यानी कि नीचे कोई तो ऐसी ताकत है जो उसको क्या कर रही, खींच रही है। अब ये कैसा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है कि नहीं, नीचे गिरना चाहता है, इसको कोई पकड़ के, रस्सी पकड़ के नहीं खींच रहा, ये ऑटोमेटिक गिरता है। ठीक, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब अगर पूछा गया कि भाई क्यों होता है ग्रेविटेशन, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, इतना समझाने का मेन मेरा है भूमिका बनाना। ठीक है, कारण यानी कि रीजन क्या है। अगर रीजन पता किया गया तो रीजन आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि इसको अपन बोलते हैं मास। जिस किसी के पास मास होगा उसके अंदर ये खींचने वाली ताकत आ जाएगी। समझ रहे हो बात को, ये भी आपने 11th पढ़ा है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ताकत होगी उसके पास खींचने की। ठीक है, अच्छा तो द्रव्यमान या मास को अगर मैं बोलना चाहूं तो मास क्या है, तुम्हारा मास तुम्हारे पदार्थ का, यानी कि मैटर, यानी कि तुम्हारा द्रव्यमान तुम्हारे पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो कि क्या कर सकता है, बल को आरोपित करवाता है, फोर्स को क्या कराता है, काम फोर्स पे कराना शुरू करा देता है कि नहीं। तो ये क्या होता है, मास होता है। इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अब समझो, इतनी तुमको बात समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब यहां से तुमको एक नई चीज दिखाते हैं। ये सारी चीजें तुमको समझ में आई, बहुत अच्छी बात। तुमको मास का फंडा समझ में आया। इसके पास ये क्या है, मैटर है, मैटर है और इसके पास अंदर क्या होगा, मास होगा। ठीक है, द्रव्यमान भाई हर किसी मैटर के पास द्रव्यमान होता है, समझना बात को। अब जैसे इसको मैंने यहां से छोड़ा, ये नीचे गिर रहा है, ये क्या है, मैटर है और ये नीचे गिर रहा है, यानी कि जो नीचे गिरने वाली चीज है उसके पास ताकत ज्यादा है, तभी तो इसको खींच पा रहा है। अच्छा अब तुमको मैं प्रैक्टिकल दिखाते हैं, अब तुमको मैं फंडा दिखाते हैं। वो फंडा यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ थोड़ा हवा चल रही तेजी से। ठीक है, उसके लिए चलते हैं हम दूसरी जगह पे, वहां पे चल करके उस फंडे को देखो और वहां से देखने के बाद फिर इसी जगह पर हम आते हैं। ठीक है, तो चलो पहले उस जाकर के वहां पे फंडे को देख के आते हैं। चल, जैसा देख रहे हो ये मेरे पास क्या है, प्लास्टिक की एक स्केल है। ठीक है, और ये मेरे पास कुछ एल्युमिनियम की फॉयल है। ठीक है, ये आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है, एल्युमिनियम के छोटे छोटे कटे से यहाँ पे टुकड़े रखे हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनो, अगर मैं इस प्लास्टिक की स्केल को इसमें देखो चपकाता हूँ, ठीक, मेरी बात को ध्यान से देखो, देखो देखो यहाँ पे, ओ सॉरी, ठीक है, क्या कोई भी एल्युमिनियम की फॉयल, ठीक है, इससे चपक रही है, नहीं चपक रही ना। ठीक, देखो देखो देखो,
ठीक, कोई भी एल्युमिनियम फॉयल हमारी प्लास्टिक से अभी कोई भी ऐसा कहानी नहीं बन रही। ठीक है, अब क्या किया, अब हम लोगों ने क्या किया कि एक यहाँ पे एक हम ये कपड़ा लेते हैं, ठीक है, और इस कपड़े से और ये प्लास्टिक को क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक, ये देखो, ये यहाँ पे प्लास्टिक हमने खूब अच्छे तरीके से रब कर लिया है। ठीक है, रब करने पे अभी देखो बिना रब किए हुए जब उस पर प्लास्टिक से चिपका रहे थे तो कोई पार्टिकल चिपक नहीं रहते। अच्छा, अब यहाँ पे हमने प्लास्टिक को बड़ी अच्छी तरीके से रब कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या इस पर पार्टिकल चिपकते हैं। चलो अब देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हमने प्लास्टिक को इससे अपन चिपका रहे थे, ठीक है, तो पहले ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक ये सारे पार्टिकल यहाँ पे आकर के चिपक चुके हैं। दैट्स द मीनिंग कि क्या है कि इस प्लास्टिक के पास पहले ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये नहीं चिपक पा रहे थे, और रब करने पे ऐसा क्या आ गया जिसकी वजह से इस पे ये जो एल्युमिनियम फॉयल इस पे क्या कर रही है, चिपक पा रही है। यही चीज हम लोगों को आज के लेक्चर में समझनी। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये पार्टिकल इस पे चिपके हैं। एक और एक्सपेरिमेंट में दिखाता हूँ। सबसे पहले इस पे जो गुण आया है, जो प्रॉपर्टी है, उसको खत्म कर देते हैं, भगा देते हैं। कैसे? उसके लिए मैं इस प्लास्टिक को जो हमारी जमीन है, जो अर्थ है, उस पे जाकर के इसको एक बार रब कर देंगे। रब कर देने से इस पे जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे इस हिसाब से रब कर दिया। ठीक, अब देखो, ये अपने पास एक बैलून है, ये अपने पास यहाँ पे क्या है, एक बैलून है। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर्टी को जो आई थी उसको खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब इस प्रैक्टिकल को देखो, देखो अभी बैलून पे कोई खास तुमको इफेक्ट देखने को मिल रहा है? ठीक है, नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि सेम प्रोसेस, इसको फिर से इस पे वही वाली प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी क्या हम लोग बाद में सीखेंगे कि इसको जो क्या आ रहा है इसके ऊपर वो अपन बाद में सीखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस प्लास्टिक को भी वैसा ही बना लिया जैसे ये पहले थी, और इस बैलून को भी इससे रब ने कर दिया। ठीक है, अच्छे तरीके से इस बैलून को भी रब कर लिया है और प्लास्टिक को भी रब कर लिया है। चलो अब देखते हैं। अब देखो भाई क्या हो रहा है। चलो इस चीज़ को जरा ध्यान से देखना। देखो, क्या बैलून तुम्हारा दूर जाता हुआ नजर आएगा? देखना, अभी एक जगह पे स्टैटिक है। ये देखो, देखो, ये देखो, समझ पर इधर से देखो, ये देखो, कुछ समझ पा रहे हो? देखो हाथ मेरा नहीं चल रहा, लेकिन ये देखो। ठीक है, अब ये कहाँ है, यहाँ पे कुछ अलग प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या है कि जो बैलून है ये अब हमारी प्लास्टिक से दूर भागना की कोशिश करता है। ये देखो, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि अब यहाँ पे हमने दो प्रैक्टिकल देखे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल में क्या है कि जो कुछ पार्टिकल है यानी कि एल्युमिनियम फॉयल है वो हमारी प्लास्टिक से आकर के चिपक रहे हैं, और एक हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है उसमें क्या है, हमारा बैलून प्लास्टिक से क्या करता है, दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, इन दोनों प्रैक्टिकल को हम लोग फिर से अपनी क्लासरूम में आकर के बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। चलो फिर पहुंचते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, तो आपने ये दो प्रैक्टिकल देखे, मतलब कुछ फील आया कि क्या हो रहा है, समझे? अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जब देखो ध्यान से, जब वो उस क्या कहते हैं स्केल को जब तुम्हारे एल्युमिनियम फॉयल पे लाया गया था, पहले लाया था तब नहीं उठ रहे थे, लेकिन उसको कुछ ऐसा किया गया, रब किया गया किसी चीज से, कपड़े से, जब उसको रब करके मैंने दिखाया था तब वो उठ पा रहे थे। यानी कि जब पहले नहीं उठ पा रहे थे, यानी कि जब उसके पास पहले नहीं चिपक रहे थे, तो उसके अंदर ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं आई थी पटरी के पास, लेकिन कुछ तुमने जब उसको रब कर दिया तो पता नहीं भगवान ने उसके पास कौन सी ऐसी दैवीय शक्ति आ गई जिसकी वजह से वो क्या करने लगा, उन पत्तों को जो एल्युमिनियम फॉयल उनको चिपका लेता था। मेरी बात समझो, अगर एल्युमिनियम फॉयल के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो उसके पास चिपक रहे हैं, यानी कि एल्युमिनियम फॉयल जो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े हैं वो किसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, वो तुम्हारे ग्रेविटेशन के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यानी कि यार ये जो फोर्स है, ये जो नया खींच के जो एल्युमिनियम फॉयल को ऊपर खींच के ले गया है, पक्का ये ऐसा जो फोर्स है ये ग्रेविटी से ज्यादा भयानक है, समझ रहे? अब जो ये फोर्स इसको अपन देखेंगे अभी कहां हुआ है, कहां ये फिनोमेना हुआ है, नेचर में हुआ ना, तो कौन समझाएगा? फिजिक्स समझाएगा ना। फिजिक्स कौन समझाएगा? वो अपन समझाएंगे, है ना? फिजिक्स की तो चिंता तुमको करनी नहीं है। ठीक है, तो अपन इसको हटाते हैं। अब यहां से एक पूरी नई कहानी शुरू होती है। उस चीज को समझने के लिए एक पूरी नई कहानी शुरू होती है, एक नई कहानी का जन्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सा मैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय। जो आपने क्लास
10th में थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, 4 से 5 महीने तुम्हारी इसी पे चर्चा होनी है। पेवर इसी पे चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही। ठीक है, अब क्या है ना, देखो जैसे फिजिक्स क्या है ना, फिजिक्स जैसे तुम मान लो कोई मूवी देखने जाते हो, अगर मान लो कोई सस्पेंस वाली मूवी, जैसे हॉरर मूवी मान लो तुम थिएटर में देखने गए, पता नहीं देखने जाओगे भी नहीं, मान लो देखने तुम चले गए, अगर उस मूवी को तुम इंटरवल के बाद देख रहे हो, तुमको समझ में आएगा? या जहां से मर्जी आ रहा वहां उठा करके देख रहे हो, तुमको समझ में आएगी? सेम कहानी फिजिक्स में है। फिजिक्स को जहां से मर्जी आएगा, अगर वहां से पढ़ोगे तो समझ में आएगा नहीं। स्टार्टिंग में जो तुम्हारे चैप्टर है, ठीक, अगर इन चैप्टर को तुम कहीं जहां से मर्जी आएगा कि चलो पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं, लौटाओ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट पढ़ना शुरू कर देते, तो नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो? फिर फील नहीं ले पाओगे फिजिक्स की। अगर तुमको फील लेकर के समझना, वास्तविकता समझना फिजिक्स क्या है, तो इसको कड़ी बना करके चलना होगा, एक को एक लेकर के ही चलना होगा। समझ रहे हो? अब चलो, अब कहानी शुरू करते हैं। अब मूवी की शुरुआत हो रही जो अपनी 4 महीने तक की खींचेगी। ठीक है, कौन सी मूवी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सी मूवी शुरू हो रही कहानी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी अपनी कुछ टाइप के हैं। जैसे क्या होता है, तुम्हारी कोई मूवी शुरू होती है तो वहां पे तुम्हारा नया हीरो जन्म लेता है। यहाँ भी तुम्हारा एक हीरो नया जन्म ले रहा है। क्या? जब तुमने उसको रगड़ा था ना, उससे कपड़े से रगड़ने के बाद जब एल्युमिनियम फॉइल चपक गई थी, पहले नहीं चपक रही थी, यानी कि पहले उसने जन्म नहीं लिया था, लेकिन कुछ तुमने ऐसा कर दिया जो उसके पास चपक गया, तो हमने कहा यार इसके पास कोई दैवी शक्ति आ गई, यानी कि गुण आ गया। इस प्रॉपर्टी को, इस मेथड को, इस गुण को अपन ने नाम दिया चार्ज, आवेश। क्या नाम दिया? चार्ज या आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, आराम से एक एक चीज में एक पॉइंट समझा डालूंगा, 1% चिंता ना करो। ठीक है, बस आराम से और धैर्य बना करके पढ़ाई करो, और बढ़ा के पढ़ोगे फिर तो तुम पढ़ चुके। अब यहां से एक तुम्हारी नई चीज का जन्म होता है, जिसको बोला गया चार्ज। ये चार्ज अभी छोटा है। चार्ज क्या है भाई? छोटा है। तुम मूवी में देखते हो कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो एकदम के तो चलना शुरू नहीं हो जाता है, नहीं? अब चार्ज समझ लो, तुम्हारा चार्ज पैदा हो चुका है, इसकी कहानी आ गई। तो चार्ज क्या है? चार्ज यानी कि आवेश, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, स्थिर आवेश। अभी समझेंगे, अभी मैं समझाता हूं। अभी तो सिर्फ हमने नाम दिया है कि जो ये लड़का पैदा हुआ है, ठीक है, इसका नाम रामू है, ये तो नाम आया है रे। ठीक है, इसका नाम चार्ज, अभी तो नाम आया है। और वो चार्ज कैसे, अभी चलना फिरना नहीं सीख पाया है, वो चीज वो कैसी रुकी हुई है, अभी चलना फिरना नहीं सीखी है। ठीक है, ये तकरीबन तुम्हारा मान के चलो 10 से 12 दिन तो तुम्हारा चार्ज एट रेस्ट की कहानी चलेगी। जो तुम्हारा चार्ज है, जो तुम्हारे नई चीज पैदा हुई, वही रुकी रहेगी, जहां पैदा होगी वही रुकी रहेगी, चलेगी फिरेगी नहीं। चलेगी फिरेगी नहीं तो इसको एक नई कहानी का नाम देंगे, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो चार्ज है वो अपना रुका रहेगा। अच्छा, अभी चार्ज क्या मैं दिखाऊंगा, क्या तुम चिंता करो, 2 मिनट रुके रहो, आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, भाड़ भग करके नहीं। अब तुम्हारा चार्ज थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब ये बच्चा तुम्हारा थोड़ा सा जो कैरेक्टर में आया था वो थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब जैसे बड़ा होगा तो चलना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे चार्ज क्या करेगा, मोशन में आएगा, चार्ज एट मोशन। ठीक है, यानी कि कह सकते हो गति आवेश या गतिकी आवेश। ये अपन किसमें पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। गति विद्युत की या गतिकी विद्युत की भी कहते हैं इसको। गतिकी विद्युत की। ठीक है, और पढ़ोगे। अब जब ये लड़का और बड़ा होगा, बस अपनी कहानी में क्या है ना, जैसे तुमको पता है कि मूवी में तुम्हारा हीरो मरता नहीं है, ऐसे अपना चार्ज भी मरने वाला नहीं है, समझे? मरेगा नहीं, ना पैदा होगा ना मरेगा। ये भी क्या है, समझाएंगे तुमको आराम से, बस तुम रुके रहो। ठीक है, अब चार्ज क्या करेगा? भागेगा, दौड़ेगा, चार्ज एट एक्सीलरेशन। चार्ज एट एक्सीलरेशन, इसको अपन क्या बोलेंगे? त्वरित आवेश। अब मतलब भाग रहा है, बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा, बहुत तेज भागेगा। जब बहुत तेज भागेगा तो यहां से एक नई चीज खुल करके आएगी, वो तुम्हारी है EMW, जिसको अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव, या फिर इसी को तुम क्या कहते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यही तुम्हारा चैप्टर कौन सा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, समझ गए। ये चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये तुम्हारे तकरीबन 4 से 5 महीने खींचेगा। अभी क्या है, पहले जो तुम्हारा चीज आई है चार्ज, वो रुका रहेगा, उसको चलना फिरना नहीं आता भाई, तुम्हारा कम से कम 10 से 12 दिन चलेगा फिरेगा नहीं। ठीक है, थोड़े दिन बाद तो तुम्हारा चार्ज चलने लगेगा। जब तक वो चलता नहीं है, जब चार्ज तुम्हारा जो है वो चल नहीं रहा है, ना चलने से जो जो नेचर में फिनोमेना दिखा रहा है वो तुमको कहां सिखाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जब चार्ज चलना शुरू हो गया, चलते चलते जो फिनोमेना दिखा रहा है उसको कहां सिखाएंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। फिर थोड़ा सा चार्ज के बारे में और देखेंगे मैग्नेटिज्म में। जब थोड़ा सा चार्ज, अब चार्ज जब भागने लगेगा, स्पीड में आ जाएगा, बहुत तेज चलेगा, एक्सीलरेट होकर के चलेगा, तब हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EMW में। तो समझ लो बात को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हारा कम से कम मान के चलो 5 महीने तक की खींचेगा, बड़े आराम से एक एक चीज को विद इन मिरेकल हम लोग सीखने वाले हैं। तो बेसिकली ये तुम्हारा पेवर इंट्रोडक्शन है एक तरीके से। ठीक है, चलो इसको भी अपन रफ कर देते हैं। अब हेडिंग लगा लो, सब कुछ डाल लो, नए चैप्टर का नाम डाल लो। जो तुम्हारा चैप्टर है, पहला चैप्टर तुम्हारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। कौन सा पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलो लगाओ कॉपी में, लगाओ हेडिंग डाल लो, चैप्टर पहला डाल लो, चैप्टर पहले का नाम डाल लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्या कहते हैं इसको, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आवेश की। आवेश की, पहले आवेश को समझाऊंगा फिर विद्युत आवेश को समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे विद्युत आवेश समझ लो, यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। ठीक है, चलो आओ देखो आवेश क्या होता है। अभी जैसे कि आपने एक फिनोमेना मैंने दिखाया था, उसमें आपने किसी एक चीज को देखा, ठीक है, वो है, चलो ठीक है। अब आवेश समझो। आवेश तुमको बड़ा बढ़िया तरीका समझाने के लिए, किसी को बुलाओ, ऐसे को बुलाना जिसका रिफ्लेक्शन तुमको ना देखने को मिले, वरना बाद में तुम खुद ही कहोगे वाह मजा आ गया। किसी को बुलाओ, उसको मिला करके एक लगाओ। ठीक, अगर उसको मान लो किसी को लेकर के उसको खींच के तमाचा दिया तार से, अभी बताओ कितनी देर तक क्यों खड़ा रहेगा, ये तो तुमसे कुछ नहीं बोलेगा, है कि नहीं। अगर किसी को भी, और मान लो अपना जानी दुश्मन है, उसको बुला करके एक धर दिया, फिर तो कहानी क्या, फिर उसके अंदर जो चीज आएगी ना वही आवेश है। समझे बात को, किसी को बुलाया मिला करके तार से दिया, अब किसी को तमाचा पड़ जाएगा, वो खड़ा रहेगा क्या बैठ करके। अब उसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी का जन्म आ जाएगा, वही चीज क्या, वो क्या, तुम उसको क्या बोलते हो, उसके अंदर क्या आ गया, वो चार्ज हो गया, एकदम चार्ज तरीके हो गया। जो प्रॉपर्टी उसके अंदर पैदा हुई उसको बोलेंगे चार्ज, और ये फिनोमेना क्या है, इसको बोलेंगे चार्ज्ड। समझे, उसके अंदर आवेश आ गया, यानी कि वो इंसान आवेशित हो गया। कैसा हो गया, चार्ज्ड हो गया। कहानी समझ में आई तुमको, ये चार्ज की कहानी है। अच्छा, चार्ज लाया कैसे, तुमने दिया तो भी तमाचा खींच के, तभी तो उसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी आई। क्या पहले आई थी, नहीं आई थी, पहले आया, अरे हाँ हेलो हाय बाबा, तुमने जहां उसको एक तार से लगाया, तुमने मार कैसे दिया, तो उसके अंदर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब बहुत तरीके से चार्ज आ सकता है, देखो कैसे, जैसे मान लो फिर तुम किसी लड़के को बुला करके लाए, मान लो कि तुमने उसको कहानी सुना दी। जैसे मान लो तुमने कहा, अरे पता वो जो तुम्हारे बगल वाला है, अरे जो श्यामू है, श्यामू बहुत पढ़ रहा है। समझ रहे हो, तुमको कुछ पढ़ाता ही नहीं है, जब तुम उठते हो तब वो सोता रहता है, लेकिन जब तुम सोते हो तब वो पढ़ता रहता है, तुमसे ज्यादा पढ़ रहा है। उसने कहा अच्छा इसी क्या बात है, ऐसा कुछ है क्या, तो वो भी क्या होगा, एकदम से आवेश में आ गया। क्या आ गया उसके अंदर, आवेश आ गया, चार्ज आ गया, उसकी बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, आवेशित हो गई। समझ रहे बात को, अब तुम उससे कुछ भी करा लो, है कि नहीं। तो ये चीज है, चार्जिंग के फंडे अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि आवेशित करने की किसी वस्तु को फंडे अलग अलग हो सकते हैं। वो क्या क्या है वो अपन समझ लेंगे बाद में। तो जो चार्ज है वो ये चीज है जो मैंने तुमको समझाया। अब विद्युत आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भाई क्या है ये तुमको बताते हैं। अभी तुमको फिनोमेना दिखाते हैं बहुत सारे। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो तुम दौड़ते 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 गए, ठीक है, दौड़ते 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 गए और जाकर के तुमने एक चीज को छू लिया। कभी कभी जैसे मान लो तुम टोटी को छूते एकदम झड़ाम से झटका लगता है। कभी कभी क्या हुआ, कभी तुम कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहे होते हो, एक्टिविटी कट कट करते करते कभी कट 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 के छोटी मोटी आवाजें आ गई। सबसे अच्छा तुमको एग्जांपल दे रहे हैं कि कभी अगर गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, दोनों में होता है ये फिनोमेना। ठीक है, जब भी कभी तुम अपना स्वेटर या कभी शर्ट काटते हो तो तुम चढ़चढ़ाहट की कभी कभी आवाज आती है,
ये जो चढ़चढ़ाहट की आवाज है ये क्या है, इसको समझना बात को, ठीक है। जो ये चढ़चढ़ाहट की आई है, अब ये तुम्हारा हुआ क्या, प्रकृति में फिनोमेना हुआ है। अब ये जो चिड़चिड़ चिड़चिड़ की आवाजें आती है, यही कहानी है। अच्छा होता क्या है कि जो चढ़चढ़ाहट की आवाज आई, कभी इसको तुम रात में देखना, जब इसको कभी रात में देखोगे तो वहां पे चिंगारी भी नजर आती है, समझे बात को। अच्छा, ऐसे बहुत से फिनोमेने हैं, जैसे कि तुम मान लो लोहा लोहा को इसे चट चट मारो तो सुबह का चिंगारी ना दिख रहा है, लेकिन जब उसको शाम को इसे चट चट मारते तो उसमें क्या होती है, चिंगारी नजर आती है। तो ये जो चिंगारी है, जो ये स्पार्क है, क्या स्पार्क, यानी कि स्पार्क मतलब क्या, चिंगारी जो उत्पन्न हुई, ये चिंगारी देखो क्या कहीं और उत्पन्न होती थी। तो हमने देखा यार, कभी दो तार को अगर आपस में जाकर तार 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 करो, अगर तुम दो तार लेकर के आपस में तार तार करते हो तो वहां से भी क्या चिंगारी निकलती है, वहां भी क्या हो रहा था, स्पार्क हो रहा होता है। अच्छा, यानी कि जो हमने उस बॉडी पर जब कपड़े उतारे, जो कुछ उतारा, तो उतारते टाइम आता है आवेश, ठीक है, और चढ़चढ़ाहट की आवाज जब आती है, समझ, यानी जब स्पार्किंग हो रही होती है, तो स्पार्किंग से तुम्हारा नाम रखा गया है इलेक्ट्रिक। अब समझ में आई बात। तो यहां से तुम्हारे नॉमेनक्लेचर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक। इतनी कहानी तुमको क्लियर हुई कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो नाम रखा गया है वो किस हिसाब से रखा गया। अब हमने क्या किया, अब हमने उन सारी चीजों को देखना शुरू किया जहां पे स्पार्क भी देखने को मिलता था। जैसे तुम बादल देख लो, बादल में क्या होता है, जब बादल में एक बादल और दूसरा बादल, जब दो क्लाउड आपस में आकर के रब करते हैं, समझ रहे हो, ऐसे करके जब मिलते हैं तो मिलने से देखो चिंगारी हमेशा तो नहीं उठती ना। जब कभी थंडर स्टॉर्म आया, यानी कि आंधी बहुत तेजी से आ रही, तूफान बहुत तेजी से आ रहा, तभी तो स्पार्किंग नजर आती है, बिजली तभी तो नजर आती है। क्या ऐसा है कि हर टाइम बिजली नजर आ रही होती है, हर टाइम नहीं नजर आ रही थी। बादल आ रहे, बहुत तेजी से हवा चल रही, बहुत तेजी से हवा चलने पे क्या हुआ, तुम्हारे ये जो बादल है आपस में रगड़े, अब रगड़ने से यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, चिंगारी क्रिएट हुई, क्या आया, स्पार्क आया। अब क्या होता है, बादल जब आपस में रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने से वहां एक कैरेक्टरिस्टिक आती है आवेश। जैसे कि तुमको हमने दो तीन फिनोमेना दिखाए थे पटरी वाले, पटरी को जब तुमने नहीं रगड़ा था तब तो कुछ नहीं था, रगड़ दिया तो उसके ऊपर कुछ आ गया, वो चीज क्या आ गया, आवेश। लेकिन अब उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश क्या है, कहता है विद्युतीय आवेश पदार्थ में आया हुआ गुण है जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर क्या कर सकता है, बल आरोपित करता है। अच्छा, अगर इसको इंग्लिश में देखें तो कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन अदर मैटर पार्टिकल। सिंपल सी बात है, जिसके पास इन्हीं दो वस्तुओं के पास अगर ये चीज आ गई है तो वो आपस में क्या करेंगे, या तो दूर भागेंगे या पास आएंगे। ऐसा क्यों होता है ये भी अपन अभी थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, एक चीज और कि देखो मैंने तुमको नोट्स प्रोवाइड करा दी हैं, ठीक है। नोट्स में तुमको हिंदी में भी है, नोट्स तुम्हारी इंग्लिश में भी है, नोट्स तुम्हारी इंग्लिश में भी है, हिंदी इंग्लिश मिक्स भी है। तुमको जिस लैंग्वेज में लेना उस लैंग्वेज में ले लो। अगर क्या होगा, मैं बार बार अगर हर डेफिनेशन को लिखूंगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी तो कहानी नहीं चल पाएगी, ठीक है। फिर लेक्चर बहुत ज्यादा ब्रॉड खिंचता चला जाएगा, है। तो काम क्या करो, मैंने नोट्स दे दी है। नोट्स तुमको कहाँ मिलेंगी, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आ रही होगी, वहां पे मैंने तुमको व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाओ, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर दो सर अभी मुझे नोट्स नहीं मिल पाई हैं, मैं तुमको दोबारा नोट्स दे दूंगा। उस नोट्स तुम्हारे पास है, नोट्स अपनी कंप्लीट करते चलो, वहां से पढ़ते चलो, ठीक है। ऐसे अगर बार बार लिखेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा खींचेगा। चलो, बाकी कोशिश तो मैं करूंगा ही पूरी, ठीक है। आ जाओ, ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अच्छा, अब देखते हैं दो तीन फिनोमेने, ठीक। देखो क्या ये जो चीज है, ये जो सारी डिस्कवरी ये तुम्हारी थेल्स ने की है। किसने की है, थेल्स ने। यूनान के कह सकते हैं फिलोसफर थे, यूनान के हमारे एक दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था, उनके ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं। अच्छा चलो, और कुछ चीजें छोटी मोटी देखना शुरू करते हैं। चलो वो तुमको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो तुमको थोड़ी सी कहानी और अच्छी क्लियर होगी। अब क्या किया, एक यहां से एक धागा लगाया, धागा पे एक हमने रॉड टांग दी, ठीक है। सपोज करो ये रॉड है जो तुम्हारी कांच की रॉड है, ये तुम्हारी किसकी, कांच की या ग्लास की रॉड है, ठीक है। ये जो तुम्हारी रॉड है, एक और हमने इसी के रेस्पेक्ट में एक रॉड और टांग दी, ठीक है। और ये जो रॉड है, सुन लो बात को, ये रॉड तुम्हारी सपोज करो प्लास्टिक की है, ये तुम्हारी किसकी है, प्लास्टिक की रॉड है। अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनो। इस प्लास्टिक वाली रॉड को गए हम एक कपड़े से रगड़ करके, रब करके यहाँ पे हमने टांग दिया। इस कांच को गए कपड़े से रगड़ करके यहाँ पे हमने टांग दिया। रगड़ना मतलब क्या कर रहे हैं हम, घर्षण कर रहे हैं। तो ये भी चीज तुम पढ़ चुके हो ना 11th में, फ्रिक्शन, या इसी को एक नई लैंग्वेज बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग,
इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोलते हैं, ठीक है। स्थिर विद्युत की घर्षण एक तरीके से कह सकते हो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अगर इनको हमने उस कपड़े से नहीं रगड़ा था तो अगर ऐसे रखते तो उसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब हम कपड़े से रगड़ करके टांगते हैं तो ये जो कांच की है ये थोड़ा प्लास्टिक की तरफ चल देती है और जो प्लास्टिक है कांच की तरफ चल देता है, यानी कि ये दोनों आपस में पास में आए। क्या हुआ? पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। पास मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि आकर्षण, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया दूसरा समझो। एक हमने एक ऐसा फंडा किया कि कांच को लाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग की, यानी कि दोनों को रगड़ दिया कपड़े से जा करके, ये क्या है? कांच है, ठीक है। एक और कांच लाए, उसको भी जा करके हमने क्या किया? किसी कपड़े से रगड़ा, उसी कपड़े से जा करके फिर रगड़ दिया, उसको भी यहीं टांग दिया। अब क्या देखते हैं कि ये जो कांच है ये इससे दूर भागती है और ये वाली कांच इससे दूर भाग रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है? दूर भाग रहे हैं। दूर भाग रहे हैं। दूर भागने का मतलब आपस में इनका क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, जिसको अपन बोलेंगे प्रतिकर्षण। अच्छा, चलो ठीक है भाई, एक और एक्सपेरिमेंट करेगा। एक और तुमको एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? प्लास्टिक ली, ठीक है, प्लास्टिक ली, जाकर के कपड़े से रगड़ लिया, यहां टांग दिया। दूसरा प्लास्टिक की रॉड ली। अरे तुम स्केल ले सकते हो, जो तुमको जिससे प्रैक्टिकल दिखाया था तुम वो भी ले सकते हो। ये भी दूर भागती है और ये भी दूर भागती है, समझ रहे हो? जब इन दोनों को भी कपड़े से रगड़ करके टांगा गया तो ये भी दो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? दूर भाग रहे हैं, यानी कि इनमें भी क्या हो रहा है? रिपल्सन ही हो रहा है। अब हमको ये समझना है कि वास्तविकता में अगर कांच है और प्लास्टिक है, इनको टांगा जाता है तो ये क्यों पास में आते हैं? कांच कांच है तो दूर क्यों जा रहे हैं और प्लास्टिक प्लास्टिक है तो दूर क्यों जा रहे हैं? समझे? इस चीज को समझना। जैसे कि मैंने तुमको एक्सपेरिमेंट दिखा था, एक एक्सपेरिमेंट में एल्युमिनियम फॉइल प्लास्टिक में क्या कर गई थी? चिपक गई थी। और एक एक्सपेरिमेंट में जो हमारा बैलून था वो क्या कर गया था? दूर भाग गया था। अब ये चीज को समझना है, थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा अंदर जाकर के समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तुमको ये समझ में आया कि ऐसा होता है, ठीक है। अब हम ये समझेंगे ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक, कि ऐसा किस वजह से हो पा रहा है, कि ये क्यों दूर भाग रहे हैं, ये क्यों पास आ रहे हैं, और ये क्यों दूर भाग रहे हैं, ये क्यों दूर भाग रहे हैं, ये क्यों पास आ रहे हैं। चलो दिखाता हूं मैं, इसको भी अपन रफ करें, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा था चार्ज, यानी कि विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक तो तुम्हारा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेशित कह सकते हो, और एक तुम्हारा होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेशित, ठीक। ये तुम्हारा पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव। अब ये धनावेशित ऋणावेशित अपन बार बार नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इतना बोलेंगे। अच्छा, चार्ज है जो दो टाइप का है, कौन सा है? एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, एक खास बात और सुनो, एक खास बात और सुनो। हमने देखा कि दो पॉजिटिव चार्ज दूर भागते हैं, यानी कि क्या होता है इनमें? रिपल्सन। भाई सेम कहानी है, दो सेम लोग आपस में आएंगे, भिड़ जाएंगे, है कि नहीं? तुम्हारे घर में जैसे मान लो तुम्हारे भाई भाई हैं, ठीक है, तुम दो घर में, एक तुम हो एक तुम्हारा भाई है, या फिर एक तुम हो तुम्हारी बहन है, ठीक है, तो आपस में क्या करोगे? भिड़ोगे, क्योंकि सेम कैरेक्टर के हो। समझे? जब सेम कैरेक्टर होता है तो वहां भिड़ जाओगे, ठीक है। अरे इसे कैसे मुक्का मार देंगे, दूर तो जाओ हमसे। अगर रोटी हमारे लिए आई तो हम ही खाएंगे, चाउमीन हमारे लिए आई तो हम ही खाएंगे, तुम कैसे खाओगे? तो सेम में क्या होता है? रिपल्सन, ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण। ध्यान रखना, अपन बार बार प्रतिकर्षण भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? रिपल्सन, रिपल्सन ही बोला करेंगे। एक होता है निगेटिव, और निगेटिव चार्ज को पास में लाए। अब मुझे बताओ ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि अलग है? भाई सेम है, और सेम है तो क्या होगा? रिपल्सन ही तो होगा रे, ठीक है। अब क्या हुआ? अब अलग चीज लाए, पॉजिटिव नेगेटिव।
समझे, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को पास में लाए। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है, तो ये भागेंगे नहीं, कहेंगे अरे अब तो तुम आओ, अब तो तुम अपने घर के हो, ठीक, अब तो तुम मेहमान हो हमारे, तो अट्रैक्शन होगा, यानी कि क्या होगा, आकर्षण होगा, है कि नहीं। अच्छा, इनमें बहुत भयंकर दुश्मनी। अब मुझे बताओ, दो प्राणी हैं, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव ला दोगे, जितना पॉजिटिव ला दोगे, जितना पॉजिटिव उसकी इतनी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, तो ये बहुत दूर भाग जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि दुश्मनी तो थी ही, तुमने आग बढ़ा दी तो और भयंकर दुश्मनी होगी, तो और दूर भागेंगे। सेम तरीके की कहानी यहां भी है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, कह सकते हो पास आएंगे, प्यार, ठीक है, आ जाओ पास में आ जाओ। पास में क्या होगा भाई, अगर तुम इसमें ज्यादा नेगेटिव डाल दोगे, उसमें ज्यादा पॉजिटिव डाल दोगे, तो और ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी किसकी, अट्रैक्शन की। अरे वाह, तो और पास आएंगे तो और धड़ाम से हो जाएगा। बिल्कुल ये सेम कहानी हो रही होती है तुम्हारे किसमें, मैग्नेट में। अरे अपन बचपन में चुंबक चुंबक खेले, एक ये मैग्नेट लिया, एक ये मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, ये नॉर्थ, देखते थे दूर भाग जाते थे, है कि नहीं। एक बार मैग्नेट लाओ तो कभी कभी पास आते थे, कभी कभी दूर भाग जाते थे। तो वैसे यहाँ कुछ हो रहा होता है। अच्छा, तुमको देखो क्या करना क्या है, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज को पढ़ो। लेकिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर मैं कुछ भी लिख दूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा, उसका तुम्हें मुझसे कारण पूछना पड़ेगा। तुमको ये हैबिट आज से बनानी पड़ेगी कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं वो कहां से आया, कैसे आया, ये तुमको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, अब अगर मैं वही बोलूं कि सर आपने दो कैटेगरी बताई इलेक्ट्रिक चार्ज की, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक तो नेगेटिव चार्ज। अब सर मुझे बस इतना समझा दो कि यही नाम क्यों लिए गए, पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों लिए गए। अरे कुछ और नाम रख देते, कुछ अच्छा नाम रख लेते, अरे इसका नाम राम रख लेते, कितना प्यारा नाम, इसका नाम तुम श्याम रख लेते, है कि नहीं, या इसका नाम तुम और अच्छा अंग्रेजी वर्ड में एलेक्स रख लेते, इसका नाम रामांडा रख लेते, कुछ भी रख लेते, उससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन तुमने पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखा, इसको हटा दें, ठीक है। सर आपने पॉजिटिव नेगेटिव ही नाम क्यों रखा, भैया पहली बात तो हमने नहीं रखा है कि नहीं, जिन्होंने रखा है उनका नाम तो सुन लो, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तुम्हारा नाम दिया था पॉजिटिव नेगेटिव, इन्होंने ही समझाया है कि क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव होता है। मेरी बात सुनो, सही बात है, तुम्हारा बिल्कुल क्वेश्चन सही है कि सर हम क्यों पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों नाम चुने, हम कोई और नाम क्यों नहीं चुन सकते, पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों चुने, ठीक है। यहां सुनो मेरी बात को, उन्होंने समझाया एक कहानी ध्यान सुनो। उन्होंने कहा कि देखो मेरी बात जरा ध्यान सुनो, जैसे तुम्हारे पास पानी है, पानी यानी कि वाटर, ठीक है। पानी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन, ये तो हमको पता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो जानते हो ना, ठीक है। हमको पता है कि अगर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले लेंगे, यानी कि क्या कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है, H2O बन जाता है। भाई ये क्या है, हमारा H2O ही तो है, H2O बन जाता है। जब ये अलग अलग था तो इनको हमने एटम बोला था, जब इनको मिक्स करके मिला करके बनाया तो पानी बन गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं तुम्हारे, सपोज दैट एक और कंपाउंड ले लिया जाए, मान लो अमोनिया ले लेता हूं, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, ठीक है। इसमें समझो मेरी बात को कि अमोनिया में क्या है कि यहां पे एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज समझाओ, जो पानी है इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग थे और इनको मिलाने पर, आपस में जोड़ने पर ये उसमें उपस्थित है, कहीं गए नहीं, कहीं गायब नहीं हुए, समझ रहे हो मेरी बात को। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पानी में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट है, मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रेजेंट है। लेकिन 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 अगर कोई एक बॉडी है, अगर कोई एक वस्तु है, कोई एक बॉडी है और उस पर यह चीज आ जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आएगी वो मैं सिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो क्या होता है, इसके अंदर उस चीज को समझो। जैसे कि उन्होंने समझाया कि आप सपोज करो कि मान लो +5 लो, क्या लो, +5 लो और -5 लो, ठीक है। हमने दो चीजें ली, एक +5 ली और एक -5 ली, और दोनों को उठा करके अगर इसके अंदर डालते हैं, यानी कि अगर इन दोनों को तुम जोड़ दो, +5 और -5 जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस 0 में क्या +5 है, नहीं, क्या -5 है, नहीं, क्या इस पानी में यहाँ का हाइड्रोजन है, हाँ है,
क्या इस पानी में यहाँ का ऑक्सीजन है? हाँ है। क्या इस वाले जीरो में यहाँ का +5 है? नहीं। मतलब समझ में आ गया? मतलब समझ में आया? यानी कि ये एक तुम्हारा जो तुम पढ़ते हो मैथ में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेम पॉजिटिव चीज को सेम नेगेटिव चीज से जोड़ते हैं तो उनका जो ऐड आता है यानी कि समेशन आता है, जोड़ते तो क्या आता है? 0 होता है। सेम कहानी हो रही होती बॉडी में। जब भी आप, अरे अभी मैंने आपको बताया था स्पार्क, क्या बताया था? चिंगारी। तो जब चिंगारी उत्पन्न होती है ना वो ऐसी होती है कि +5 -5 मर करके ये क्या होता है? मरता है। समझे? मतलब खत्म होता है और कुछ नहीं बचता है, तो वहां क्या हो जाता है? स्पार्क होता है। तभी तो ये चिंगारी निकलती चटाक, जैसे प्लस माइनस चट 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 करते तो यहाँ क्या हो रहा था? स्पार्क हो रहा होता है। आप कहानी समझ में आए कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव नाम क्यों दिए? समझे? क्योंकि बॉडी में हर भाई तुम कोई भी बॉडी उठा लोगे क्या चार्ज ही बनी रहेगी। जैसे मान लो ये बॉडी क्या चार्ज है, ये ठीक है, इस पे क्या आवेश है? नहीं है। जब इसको रगड़ेंगे, कुछ करेंगे, उठपटांग चीजें करेंगे, जब इसको छुए, करंट मारे, तब तो इसके पास चार्ज होगा, वरना इसके पास चार्ज नहीं होगा। और चार्ज नहीं है तो क्या रीजन है? समझ रहे हो? और जैसा कि अभी मैंने बताया कि तुम अगर सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिलाओ और मिलाने के बाद अगर वो सेम है तो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कहाँ की है? मैथ की है। इसी वजह से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया गया। चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नेम दिया गया। अच्छा, मैं तुमको एक बात बताऊं बहुत ध्यान से। अगर तुम वास्तविकता में फिजिक्स की खूबसूरती को समझना चाहते हो, वास्तविकता में फिजिक्स को फील करके पढ़ना चाहते हो, तो तुम 11th पढ़ के आओ, 12th में पढ़ के आओ। ये पूरी कहानी है। 11th में तुम सबने पढ़ा होगा, अलग नहीं पढ़ा, अगर तुम्हारा मन है, मनोरंजन है, तो तुम मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर उठा करके देख सकते हो, मैंने पढ़ा रखा है। वहां मैंने समझाया है कि वास्तविकता में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं। ये हमने कैसे पता किया था कि पॉजिटिव नेगेटिव किसी चार्ज पे कैसे आ पाता है। ठीक, तुम्हें कहानी समझ में आई? तुम्हें ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आया? बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम बात करते हैं कि कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव आएगा। ठीक, इस विषय पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा क्या होता है, वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। वो बहुत दिन बाद आई थी, हालांकि मैं तुमको थोड़ी सी पहले बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है वो चीज को समझ लो। देखो भाई, हर बॉडी के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, मेरी बात को जरा ध्यान सुनो। मान लो कोई एक ये बॉडी है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एक रॉड है, या फिर ये तुम्हारे पास कोई मान लो कपड़ा है और ये तुम्हारे पास रॉड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी चलो थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं, तुमको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ये तुम्हारी प्लास्टिक की रॉड है और ये तुम्हारा कोई कपड़ा, फलालेन वगैरह किसी का भी कपड़ा हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा बस ये कपड़ा है मान लो। अब क्या किया तुमने? इस प्लास्टिक की रॉड को उठाया, इससे रब करना शुरू किया। समझो बात को, इस प्लास्टिक की रॉड को उठाया, इससे रब किया। जैसे अभी तुमको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, कपड़ा लिया था मैंने, उसमें प्लास्टिक की रॉड को रब किया था। रब करने से क्या होता है कि कुछ चीजें इसके पास ट्रांसफर हो जाती है। वो कुछ चीजें क्या है मैं तुमको दिखाता हूं। ये बॉडी है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसके पास इलेक्ट्रॉन मजबूती ढंग से ये भी सोचना तुमको पड़ेगा। जैसे क्या है, मान लो कि तुमको किस हिसाब से मैं समझाऊं। मान लो जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब हाथ में क्या ये 5, मान लो इस वाले बॉडी के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉडी के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनको तुम रब करना शुरू कर रहे हो। समझो, रब कर रहे। अब हो सकता है ये हाथ मेरा मजबूत है और यहाँ के हाथ के जो इलेक्ट्रॉन इतने मजबूत नहीं तरीके से फिक्स हैं, तो रब करते करते यहाँ के तुमने इलेक्ट्रॉनों को इस वाले में खींच लिया। यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इस वाले में क्या किया तुमने? खींच लिया। तो यहाँ पे अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास आ गए तो इसके पास कितना चार्ज हो गया? कहोगे 5 थे, 2 आ गए तो कितने हो गए? 7 हो गए। उसके पास कितने बच्चे? 3 बच्चे, है कि नहीं? तो कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। जो कमजोर प्राणी होता है उसके इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे पास चले जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा अगर यहाँ से चले गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसको अपन बोलेंगे ये पॉजिटिव बन गया। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा भी, ठीक है, वो समझाऊंगा मेथड ऑफ चार्जिंग में। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ी सी चीज समझा रहे हैं जो बेसिक है। यहाँ से चार्ज निकल करके गया इस बॉडी के पास, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहाँ समझ आए कि एक बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होती है। अब किस किस तरीके से हम कर सकते हैं वो अलग अलग फंडे हैं, वो हम तुमको बताएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, वो भी थोड़ी देर समझाएंगे तुमको ये चीज समझ में आएगी। अच्छा, अब बच्चों का सबसे फेमस क्वेश्चन ये है कि सर मुझे ये बताइए कि हमको कैसे पता चलेगा
कि किस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आया है और किस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है। सही सी बात है भाई, ये तो बड़े अच्छी मतलब सिंपल सी क्वेश्चन है कि तुमको कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी के पास पॉजिटिव है किस बॉडी के पास नेगेटिव है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे फैराडे सर हैं, ठीक है। फैराडे सर ने क्या किया कि हर बॉडी को रगड़ रगड़ के हर बॉडी को फ्रिक्शन कर करके पता कर लिया कि भाई इसके पास पॉजिटिव आता है इसके पास नेगेटिव आता है। तो हम तुमको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज यहाँ पे दे रहे हैं लिख करके भी, ठीक है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से ही तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी कि किसके पास पॉजिटिव है किसके पास नेगेटिव है, ठीक। बाकी तो तुम समझिएगा कि अगर अब रॉड बिल्कुल अब दूसरी भी रॉड को इसी से आकर के रगड़ दोगे तो दो रॉड आपस में क्या करेंगे, दूर भाग जाएंगे। और ये कपड़ा मिलाओगे तो कपड़ा दूर भागेगा क्योंकि कपड़ा पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कहानी समझ में आई, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं भाई। तो ये रही तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज या विद्युत सारणी। अब इसका फंडा इन्होंने दी, फैराडे सर ने दी है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक सीरीज दे दी। उन्होंने कहा कि कोई भी इसमें से ऊपर वाली वस्तु को यानी कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को उठा करके किसी भी अगर आप नीचे वाले ऑब्जेक्ट से रब करते हो तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और नीचे वाले पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। ऊपर वाले पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नीचे वाले पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो अगर मैं ग्लास को उठा करके वोल से रगड़ देता हूं, यानी कि कांच को उठा करके ऊन से रगड़ते हैं, कांच को उठा के जैसे आप ऊन से रब करोगे तो ऊपर कौन है, इसमें से ऊपर कौन है, कांच है। तो कांच पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा और ऊन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। अब तुम इसमें से कोई भी ऊपर वाली चीज को उठा करके नीचे वाली चीज रब कर दो, बात खत्म करो। जैसे रबर है, रबर को उठा करके प्लास्टिक से कर दो तो रबर कैसी हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और प्लास्टिक कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तुमको ज्यादातर तीन चीजों के एग्जांपल मिलेंगे। एक तुमको ग्लास मिलेगा, तुमको ये वूल या सिल्क मिल जाएगा, तुमको प्लास्टिक मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, सबसे नीचे तुम्हारा प्लास्टिक, ये तुमको ज्यादा यूज नहीं आएगा, गंधक या सल्फर का तुम्हें ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, प्लास्टिक को तुम अगर किसी भी चीज से रब करोगे, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन करोगे तो प्लास्टिक पे हमेशा और हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव। क्यों, सबसे नीचे भाई। और ऊपर वाली चीज पे अब जैसे मान लो तुम सिल्क और मेटल में रब कर दो तो सिल्क पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और मेटल पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप कि तुमको कहानी समझ में आ गई होगी। तो तुम्हारे मन से यह भी क्वेश्चन चला गया कि हमको कैसे पता चलेगा किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। तुमको ये भी पता चल गया भाई किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा। तुमको ये भी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेंगे, तुमको ये भी पता है नेगेटिव नेगेटिव दूर भागेंगे। अभी तुमको सिर्फ पता है कि दूर भागेंगे, वास्तविकता में ये क्यों दूर भाग पा रहे हैं, कैसे दूर भाग रहे हैं, ये चीज अपन देखेंगे समय के साथ साथ या आगे वाले लेक्चर्स में। तो मेरे हिसाब से यही लेक्चर यार काफी बड़ा हो गया है, ठीक है। अब अपन बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत कुछ है, अभी तो सिर्फ तुमको इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तुमको सिर्फ हमने बताया है कि वास्तविकतम चार्ज क्या है, अभी तुमको ने दिखाया कहाँ है, अभी तुमको हम दिखाएंगे भी, ठीक है। चलो अब कल मिलते हैं।